स्टूडेंट, मैं विष्णु दिवाकर, राजनीति विज्ञान गुरु। तो चलिए करते हैं शुरू। आज की क्लास होने वाली है आपकी क्लास 12 की, जो आपकी सेकंड बुक है स्वतंत्र भारत में राजनीति। उसका हमारा अध्याय नंबर 4, भारत के विदेश संबंध। तो भारत के विदेश संबंध हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बताया गया यहाँ पर कि जो INA है, इंडियन नेशनल आर्मी, इंडियन नेशनल आर्मी जो है, इसकी स्थापना किसने की? इसकी स्थापना दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। तो सुभाष चंद्र बोस ने INA की स्थापना की थी, याद रखिएगा। अब बात आती है विदेश नीति से आप क्या समझते हैं, विदेश नीति क्या है? तो देखो, प्रत्येक देश के अन्य देशों के साथ में संबंधों की स्थापना में एक विशेष प्रकार की नीति का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एक प्रयोग होता है और जिसको क्या बोला जाता है? विदेश नीति। विदेश का मतलब क्या है? कोई दूसरा देश। तो जब कोई एक देश किसी दूसरे देश के साथ में संबंध बनाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? विदेश नीति बोलते हैं। अब बात आती है कि भारत की विदेश नीति क्या थी। तो भारत की विदेश नीति की अगर हम बात करें तो भारत की विदेश नीति को देखते हैं यहाँ पर कि भारत जो है चुनौतीपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति में आजाद हुआ था, यानी कि व्हेन वी गॉट फ्रीडम इन 1947। उसके बाद में आजादी हो जाने के बाद में उस समय लगभग संपूर्ण विश्व जो है दो ध्रुवों में बटा हुआ था। ऐसे में भारत के जो प्रधानमंत्री थे, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया, जवाहरलाल नेहरू जो थे, उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से भारत की स्थिति को संभाला और बड़ी दूरदर्शिता के साथ में भारत की विदेश नीति तय की। और मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री यानी कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया जवाहरलाल नेहरू, और साथ ही साथ विदेश मंत्री यानी कि फॉरेन मिनिस्टर भी हमारे जवाहरलाल नेहरू ही थे। अब भारत की विदेश नीति पर देश के पहले प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के तौर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक अमिट छाप थी, यानी कि ना मिटने वाली छाप, यानी कि वो बहुत ज्यादा लोकप्रिय नेता थे, बहुत ज्यादा पॉपुलर थे। ठीक है, आगे हम बात करेंगे इसके अंदर कि सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन इस वाले इसमें लेसन में से पूछा जाता है, वो पूछा जाता है आपका कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, इनके द्वारा अपनाए गए विदेश नीति के मुख्य उद्देश्य कौन कौन से थे, यानी कि जो तीन बड़े बड़े उद्देश्य थे वो कौन से थे? पहला उद्देश्य था कठिन संघर्ष से प्राप्त संप्रभुता को बचाए रखना। संप्रभुता का मतलब क्या होता है? संप्रभुता का मतलब होता है आजादी, यानी कि हमारा भारत जो है बहुत समय तक गुलाम रहा, 200 वर्षों तक हम लोग अंग्रेजों के गुलाम रहे, और गुलामी खत्म हो जाने के बाद जब आजादी मिली तो हमारे भारत का सबसे पहला काम ये था कि संघर्ष से प्राप्त जो आजादी यानी कि संप्रभुता है उसको बचाए रखना है। दूसरा हमारा पॉइंट इसके अंदर था क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना। क्षेत्रीय अखंडता का मतलब क्या था कि क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के अलग अलग जाति के लोग एक साथ रहते थे और वहीं सबको जो है इकट्ठा एक यूनिटी के अंदर बनाए रखना था। तो हम बात करेंगे अब यहाँ पर जो दूसरा मैंने आपको बताया क्षेत्रीय अखंडता, यानी कि हमारे भारत के अंदर हमारा भारत जो है महादेश के बराबर है, जहाँ अलग अलग जाति अलग अलग धर्म के लोग निवास करते हैं। तो इसलिए हमारे भारत के सामने जो है दूसरा मुख्य उद्देश्य क्या था नेहरू का? क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना। तीसरा बड़ा उद्देश्य क्या था? तेज गति से आर्थिक विकास, यानी कि ये बताया गया था कि भारत जो है वो आजाद तो हो गया था पर उसका विकास जो है आर्थिक विकास बहुत तेज गति से करना था। ये उनका उद्देश्यों में से एक उद्देश्य था। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर तो भारत की विदेश नीति के मुख्य सिद्धांत क्या हैं, मतलब किस आधार पर जो है यहाँ पर मुख्य नीतियां बताई गई हैं। पहला गुटनिरपेक्षता। गुटनिरपेक्षता को हम नेम के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के नाम से जानते हैं। इसका मतलब होता है जब कोई एक देश किसी भी एक मतलब जैसे कि अमेरिका और सोवियत संघ में से किसी का भी सपोर्ट ना लेते हुए एक स्वतंत्र और खुली विदेश नीति अपनाए, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? गुटनिरपेक्षता कहलाएगा। निशस्त्रीकरण का मतलब क्या होता है? बिना किसी हथियार के यानी कि किसी भी प्रकार के हथियारों का प्रयोग ना करना, निशस्त्रीकरण। फिर आता वसुधैव कुटुंबकम की धारणा का मतलब क्या है? एक फैमिली, कि हमारा भारत जो है वो क्या एक फैमिली की तरह सबको ट्रीट करता है, कि सबको वेलकम करेगा। अंतरराष्ट्रीय मामले में स्वतंत्रता पूर्वक सक्रिय भागीदारी लेगा, एक्टिव रहेगा हर किसी एक्शन के अंदर, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पर। पंचशील का मतलब क्या है? 5 सिद्धांत, जिसमें 5 चीजों पर बात की जाएगी, जैसे कि भारत और चाइना के बीच में हुआ था पंचशील समझौता, जिसमें यह बताया गया था कि कौन कौन सी 5 चीजें, जैसे मैंने कहा कि भारत एक दूसरे के निजी मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा, एक दूसरे का सम्मान करेगा, तो ऐसी करके जो है 5 चीजों के बारे में यहाँ पर बात की गई थी। साम्राज्यवाद का विरोध। साम्राज्यवाद का मतलब क्या होता है? पर्टिकुलर इसका मतलब होता है कि कोई एक बड़ा देश जो है वो क्या करता है? छोटे देश के ऊपर कब्जा कर लेता है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? वो साम्राज्यवाद कहलाएगा। अब अंतरराष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण तरीके से हल। अंतरराष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण तरीके से हल, यानी कि जो अंतरराष्ट्रीय विवाद, अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई भी विवाद होता है तो इस विवाद को बहुत ही आसानी से और शांतिपूर्ण तरीके से हल कर लिया जाएगा।
तो आगे देखते हैं हम गुटनिरपेक्षता की नीति। तो जैसा कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, गुटनिरपेक्षता की नीति का मतलब क्या है, यानी कि NAM, जिसको हम नेम यानी कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट बोलते हैं। इसके अंदर हमारे भारत के प्रधानमंत्री यानी कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया लाल बहादुर शास्त्री की एक बहुत बड़ी भूमिका थी। अथक प्रयासों से मिली स्वतंत्रता के पश्चात, यानी कि एक बहुत कठिन संघर्ष से प्राप्त हो जाने के बाद में हमारे को स्वतंत्रता मिली, व्हेन वी गॉट फ्रीडम इन 1947। उसके बाद से भारत के समझ एक बड़ी चुनौती ये थी कि वो अपनी संप्रभुता को बचाए रखे, यानी कि अपनी आजादी को बनाए रखे। क्योंकि आजादी क्या हुआ कि 200 वर्ष तक हम लोग गुलाम रहे, उसके बाद में हमारे को कहीं जाकर जो है लोकतंत्र की जो है एक अच्छी सांस लेने का मौका मिला। आगे हम बात करेंगे, इसके अतिरिक्त भारत को तीव्र आर्थिक और सामाजिक विकास के लक्ष्य को भी प्राप्त करना था। भारत चाहता था कि अपना इकोनॉमिकल जो है ग्रोथ वो भी बढ़ाएगा और वो जो है सामाजिक विकास के लक्ष्यों को भी प्राप्त करना चाहता था। अब इन दोनों उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए भारत ने कौन सी नीति अपनाई? गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई, यानी कि नेम की, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। और इस बात को जानकर भी आपको बहुत अच्छा लगेगा, गुटनिरपेक्षता के संस्थापक देशों में से भारत ही सबसे पहला ऐसा देश है जिसने इस संगठन की नींव रखी थी। और सबसे पहले इस संगठन के बारे में जो है श्रीलंका की राजधानी कोलंबो के अंदर इस बात को सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू ने ही सबके सामने रखा था, और श्रीलंका को सबसे पहले सिलोन कहा जाता था। तो आगे चलते हैं गुटनिरपेक्षता की नीति के कुछ उद्देश्य की तरफ कि गुटनिरपेक्षता की नीति के क्या उद्देश्य हैं। इस नीति के द्वारा भारत जहां शीत युद्ध के परस्पर विरोधी खेमों तथा उनके द्वारा संचालित सैन्य संगठनों जैसे नाटो, वार्सा पैक्ट आदि से अपने आप को दूर रखना चाहता था। नाटो यानी कि नॉन अलाइनमेंट ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन था, नॉन अलाइनमेंट ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो कि अमेरिका के द्वारा बनाया गया था। वार्सा पैक्ट जो कि सोवियत संघ के द्वारा बनाया गया था। भारत इन दोनों गुटों से अपने आप को दूर रखना चाहता था और इसी को अपने आप से उतना दूर रखकर अपनी एक नई नीति गुटनिरपेक्षता की नीति को अपना लिया। वहीं आवश्यकता पड़ने पर दोनों ही खेमों में आर्थिक और सामरिक सहायता भी प्राप्त कर सका और एशिया और अफ्रीका के नव स्वतंत्र देशों के सामने भविष्य में अपनी महत्वपूर्ण और विशिष्ट स्थितियों की संभावना को भांपते हुए भारत ने औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया का भी प्रबल समर्थन किया था। और भारत ने क्या करा, ऐसी स्थिति को देखते हुए कि आने वाले टाइम पे भविष्य में वो अपने आप को एक महत्वपूर्ण विशिष्ट स्थिति की संभावना को देखते हुए उसने क्या करा, औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया को भी प्रबल समर्थन दिया था। उसके बाद हम बात करें गुटनिरपेक्ष आंदोलन की, तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नीति इसकी कड़ी सन 1955 में इंडोनेशिया के शहर बाडुंग में हुई थी, एफ्रो एशियाई सम्मेलन, जिसमें गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव रखी गई। अब उसके बाद सितंबर 1961 में बेलग्रेड में सबसे पहला सम्मेलन हुआ, प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन। इस आंदोलन के अंदर औपचारिक प्रारंभ हुआ। ये आंदोलन जो है बताया गया कि सबसे पहले जो है इसकी जो बैठक हुई थी 1956 में हुई थी, जिसमें भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर और यूगोस्लाविया जोसेफ ब्राज टिटो, ये सारे देश इसके अंदर शामिल थे। अब भारत के नेहरू जी ने क्या करा कि उस समय जो देश सदस्य संख्या यहाँ पर शामिल थी, एक सामान्य बैठक हुई थी 1956 के अंदर, और ये बैठक सन 1961 के अंतर्गत सबसे पहले सफल बेलग्रेड सम्मेलन के दौरान सफल हुई, जिसके अंदर 25 से ज्यादा देश शामिल थे। और बाद में वर्तमान समय में इस आंदोलन में तृतीय विश्व के 120 सदस्य देश शामिल हो गए और सितंबर 2016 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 17वां सम्मेलन वेनेजुएला में हुआ और उसके बाद 18वां सम्मेलन 2019 में अजरबैजान के अंदर प्रस्तावित किया गया। उसके बाद हम बात करते हैं इसके अंदर से एफ्रो एशियाई एकता क्या है। अब एफ्रो एशियाई एकता की बात करें तो नेहरू के दौर में भारत ने एशिया और अफ्रीका के नव स्वतंत्र देशों के साथ में संपर्क बनाए और 1940 और 50 के दशक में नेहरू ने बड़े मुख और स्वर से एशिया एकता की पैरवी की, यानी कि आजादी ना मिलने के बाद में भी, यानी कि आजादी नहीं मिली थी उसके बाद में भी नेहरू जी जो है बाकी अन्य देशों की आजादी की चिंता लगाकर बैठे हुए थे। अब नेहरू की अगुवाई में हुआ क्या कि भाई 1947 के मार्च में एशियाई संबंध सम्मेलन हुआ। अब उसके अंदर भारत ने अगुवाई की और भारत ने इंडोनेशिया की आजादी के लिए भरपूर प्रयास किए, यानी कि इंडोनेशिया उस समय जब गुलाम था तो इंडोनेशिया को आजाद कराने के लिए भारत बहुत ज्यादा चिंतित था। और 1949 में भारत ने इंडोनेशिया की आजादी के समर्थन में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भी किया और भारत ने औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया का समर्थन किया और बाद में भारत ने खासकर दक्षिण अफ्रीका में जो रंग भेद की जो नीति थी इसका भी विरोध करना स्टार्ट कर दिया। और फाइनली इंडोनेशिया का एक शहर बाडुंग के अंदर एक सम्मेलन हुआ जिसको एफ्रो एशियाई सम्मेलन के नाम से जाना जाता है और इसका आयोजन सन 1955 में किया गया था और जिसमें गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव पड़ी। उसके बाद हम बात करते हैं इस वाले अध्याय में से भारत और चीन के संबंध। आपने एक ये बात तो सुनी होगी, हिंदी चीनी भाई भाई, यानी कि भारत और चीन के संबंध बहुत ज्यादा मधुर थे। 1949 में चीनी क्रांति के बाद भारत की चीन की कम्युनिस्ट सरकार को मान्यता देने वाले देशों में से भारत सबसे पहला देश था।
अब नेहरू जी ने चीन से अच्छे संबंध बनाने की पहल की। अब उसके बाद वो प्रधानमंत्री और तत्कालीन गृह मंत्री उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इन्होंने चिंता सताई कि चीन की आंखें बेशक छोटी है पर ये भारत की आंखें खोल देगा। यानी कि उन्होंने ये चीज बता दी थी कि जो चीन है वो भारत को कहीं ना कहीं आने वाले टाइम पे जो है उनको टकराव की स्थिति में लाकर खड़ा कर देगा। नेहरू जी इस मत के बिल्कुल विपरीत थे। उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, चीन और भारत की दोस्ती अच्छी है और हिंदी चीनी भाई भाई बोलते हुए उन्होंने इस चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अब पंचशील समझौते की बात की गई तो जिसमें बताया गया 29 अप्रैल 1954 के अंदर भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री चाओ एन लाई इनके बीच में द्विपक्षीय समझौता हुआ। अब इस समझौते के अंदर जैसे कि हम ऊपर बात कर चुके हैं, पंचशील क्या है, 5 चीजों पर बात की गई थी। अब वो 5 चीजें क्या है तो 5 सिद्धांत हम यहां पर बात करेंगे। पहला सिद्धांत क्या कहता है कि एक दूसरे के विरुद्ध आक्रमण ना करना। भारत ने इस बात को भी बिल्कुल बखूबी निभाया। दूसरा, एक दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप ना करना। इस बात को लेकर भारत ने जो है बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया था और इसी वजह से जो है 1962 का युद्ध हुआ था। तो तीसरा पॉइंट है एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता का आदर करना, क्षेत्रीय अखंडता का आदर करना। चौथा पॉइंट है समानता और परस्पर मित्रता की भावना। और पांचवा और अंतिम पॉइंट है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांत। उसके बाद नया टॉपिक आता है आपका भारत और चीन के विवाद के मुद्दे। तो देखो तिब्बत की समस्या, 1950 में चीन ने तिब्बत पर अपना नियंत्रण जमा लिया। अब तिब्बती जनता ने इसका विरोध भी किया और भारत ने इसका खिलाफ विरोध नहीं किया था, पर तिब्बती धार्मिक नेता थे दलाई लामा। दलाई लामा को भारत ने अपने आप में जो है यहाँ पर राजनीति शरण दे दी और जब उन्होंने शरण मांगी तो 1959 में भारत ने उन्हें शरण दे दी और राजनीति शरण देने के बाद चीन ने भारत के इस कदम को अंदरूनी मामले में दखलंदाजी माना जो उनकी पंचशील समझौते के बिल्कुल खिलाफ था। और उसके बाद भारत और चाइना के बीच में 1962 के अंदर एक युद्ध हो गया। दूसरा पॉइंट आपका आता है सीमा विवाद। सीमा विवाद की बात करें तो इसमें बताया गया चीन और भारत के मध्य दूसरा विवाद बहुत बड़ा था। वो कौन सा था? सीमा विवाद, जिसमें चीन जम्मू कश्मीर के लद्दाख वाले हिस्से के अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश के अधिकतर हिस्सों पर अपना अधिकार जताता है। अब इस वजह से भी क्या हुआ कि भारत और चीन के संबंध बहुत ज्यादा बिगड़ने लगे। उसके बाद में हम बात करेंगे भारत और चीन के साथ में युद्ध। तो 1962 के अंदर 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया और भारतीय सेना ने इसका कड़ा विरोध किया, परंतु चीनी बढ़त रोकने में नाकामयाब भी रहे और आखिरकार चीन ने एक तरफा युद्ध विराम कर दिया, वरना भारत उस समय जो है बहुत बुरी स्थिति में हो जाता। चीन से हारकर भारत की खासकर नेहरू जी की छवि बहुत ज्यादा बेकार हुई। और उस समय जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि उस समय लाल बहादुर शास्त्री और सॉरी अंबेडकर, क्या नाम है उनका, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी जो है नेहरू जी को बहुत समझाया था, पर नेहरू जी ने कहा था इल्ले, यानी कि हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। और बाद में क्या हुआ, नेहरू जी को बहुत ज्यादा जो है इस चीज का जोखिम उठाना पड़ा और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनकी छवि भी बहुत ज्यादा बेकार हुई। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर किसके परिणाम क्या हुए। देखो भारत हार गया, विदेश नीति की आलोचना की गई, कई बड़े सैन्य कमांडरों ने इस्तीफा दे दिया और रक्षा मंत्री के कृष्ण मेनन ने मंत्रिमंडल छोड़ दिया और पहली बार सरकार के खिलाफ अविश्वास पत्र लाया गया। भारत में मौजूद कम्युनिस्ट पार्टी का बंटवारा हो गया और नेहरू की छवि को भी नुकसान पहुंचा। उसके बाद में भारत चीन के संबंध में सुधार की पहल की बात करें तो 1962 के बाद में 1976 में दोबारा राजनीतिक संबंध अच्छे हो गए और 79 के अंदर क्या हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी जब उस समय विदेश मंत्री थे, इन्होंने राजीव गांधी के दौरान 1962 के जो पहले प्रधानमंत्री के दौरान चीन की यात्रा की और चीन के साथ में व्यापारिक संबंधों पर भी ज्यादा चर्चा होने लगी। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री के तौर पर चीन की यात्रा की, जिसमें कि प्राचीन सिल्क रूट जो नाथुला दर्रा जो था उस व्यापार को खोलने पर सहमति हुई और 1962 से बंद था उसको खोल दिया गया और इससे यह मान्यता भी मिली कि चीन की सिक्किम को भारत का अंग माना जाता है और मानते हैं। ठीक है, उसके बाद चीन जो यहाँ पर नोट देख लीजिए कि चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश में अपनी दावेदारी जताने, पाकिस्तान से चीन की मित्रता और भारत के खिलाफ चीनी मदद से भारत चीन संबंध खराब होते हैं। अब भारत चीन के विवाद को सुलझाने के लिए उठाए गए कदम क्या थे? तो चीन और भारत सीमा विवाद सुलझाने के लिए प्रयत्नशील है। 2014 में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत का दौरा किया। इसमें मुख्य समझौता कैलाश मानसरोवर यात्रा हेतु वैकल्पिक सुगम सड़क मार्ग खोलना था। इस चीज को लेकर जो यहाँ पर विवाद हुआ और मई 2016 में भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने चीन की यात्रा की और यात्रा के दौरान चीन संयुक्त राष्ट्र संघ में पाकिस्तान के आतंकवादी अजहर महमूद के पक्ष में वीटो करने और परमाणु आपूर्ति समूह
द्वारा यूरेनियम की भारत को आपूर्ति से पहले चीन द्वारा भारत को एनपीटी पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य करने जैसे जटिल मुद्दों की छाया रही थी। एनपीटी का मतलब क्या था? ये जो एक संधि थी, इस संधि को भारत में भेदभावपूर्ण माना था, और इसी के साथ एक और संधि थी सीटीबीटी, सीटीबीटी यानी कि कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट बैंड ट्रीटी, इसको भी भारत में भेदभावपूर्ण माना था। तो भारत व चीन के मध्य संबंधों को सकारात्मक रूप देने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के द्वारा भी प्रयास किए जा रहे हैं। अब दोनों देशों व पारदर्शिता बढ़ाने के लिए एक यहाँ पर जो एक चीज अपनाई गई है, P2P यानी कि पीपल टू पीपल, जिसमें स्ट्रेंथ की संकल्पना की बात की गई है। अब यह स्ट्रेंथ को जो है यहाँ पर एक पूरी की पूरी एक फुल फॉर्म में दिखाया गया है। स्ट्रेंथ का मतलब क्या है? स्ट्रेंथ का मतलब है स्पिरिचुअल, ट्रेडिशन, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, नेचर, कन्वर्सेशन, कंजर्वेशन, गेम्स, टूरिज्म और हेल्थ एंड हीलिंग। यहाँ पर बताया गया है कि आध्यात्मिक, रीति रिवाज, व्यापार, तकनीक, सम्मान, मनोरंजन, प्रकृति का संरक्षण, खेल, पर्यटन और स्वास्थ्य निदान, ये सब इसकी इंडिया, यानी कि ये स्ट्रेंथ जो है यहाँ पे भारत जो है इस चीज को फॉलो कर रहा है। भारत व चीन के मध्य डोकलाम क्षेत्र में सैनिक तनातनी 16 जून 2017 को शुरू हुई थी और दोनों देशों के आपसी कूटनीतिक प्रयासों से यह सैन्य तनातनी 28 अगस्त 2017 को समाप्त हो गई। और हाल ही में चीन द्वारा भारत की ओर से निरंतर की जाने वाली मांग को मानते हुए पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के सरगना अजहर महमूद को वैश्विक आतंकी घोषित करने के सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव पर अपनी सहमति दी गई, जिसे भारत चीन संबंधों के मध्य सुधार के रूप में देखा जा सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, तो भारत और रूस के संबंध की बात की गई है। तो देखिए, भारत और रूस दोनों के बीच में अच्छे संबंध है स्टार्टिंग से ही, और शुरू से ही रूस से ही भारत की मदद जो है यहाँ पर होती रही है। और वो क्यों ना भारत पाकिस्तान युद्ध हो, यानी कि किसी भी चीज की बात हो, तो 1971 के अंदर जैसे कि हमने बताया था कि 20 वर्षीय संधि हुई थी भारत और सोवियत संघ के बीच में। दोनों देशों का सपना बहुध्रुवीय विश्व का है और दोनों देश लोकतंत्र में विश्वास भी रखते हैं। 2001 में भारत और रूस के बीच में 80 द्विपक्षीय समझौता भी हुआ है और भारत रूसी हथियारों का खरीदार भी है। रूस जो हथियार जो है भारत को बेचता है और भारत में रूस से जो है तेल आयात होता है, वहां से मंगाया जाता है और वैज्ञानिक योजनाओं में भारत रूस की मदद करता है। कश्मीर मुद्दे पर भी रूस भारत का समर्थन करता है। आगे बात करेंगे भारत और अमेरिकी संबंध की। तो भारत और अमेरिकी संबंध की बात करेंगे, भारत की जब सोवियत संघ से नजदीकी होने के कारण अमेरिका और भारत के संबंध जो है शुरू से ही थोड़े से खराब रहे हैं और 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद से भारत और अमेरिका के संबंधों के उसमें सुधार आया और वर्तमान में भारत और अमेरिका के संबंध काफी अच्छे माने जाते हैं। अब उसके संबंधों की विशेषताएं क्या है कि उनके संबंध अच्छे हैं, तो उसकी विशेषता क्या है? पहला, कि भारतीय सॉफ्टवेयर निर्यात कंपनी जो है 65% अमेरिका को, और अमेरिकी कंपनी बोइंग के अंदर 35% कर्मचारी कहाँ के हैं? भारत के हैं। 3 लाख से ज्यादा भारतीय सिलिकॉन वैली में जो व्यक्ति काम कर रहे हैं वो भी भारत के हैं और अमेरिकी कंपनियों में भारतीयों का अत्यधिक योगदान है। अमेरिका में जो कंपनियां लगी हुई हैं उन कंपनियों की स्थापना करने में भारतीय लोगों का योगदान है, यानी कि भारतीय लोग जो है विदेशों में जाकर कंपनियां लगा रहे हैं। भारत और इजराइल के संबंध की बात करें तो 1992 में भारत और इजराइल के संबंधों की शुरुआत हुई थी और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने 2017 में भारत का दौरा किया और कई बार इजराइल ने भारत की मदद भी की है। और भारत के लिए रूस के बाद में हथियारों का सबसे बड़ा सप्लायर जो है वो कौन है? इजराइल है। कृषि के क्षेत्र में भी दोनों देशों के बीच में आपसी सहयोग रहता है और एक सिंचाई के तरीके और कृषि की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए इजराइल ने भारत की मदद की है। भारत में जल संरक्षण के लिए इजराइल ने अलग अलग क्षेत्रों में जल स्वच्छता प्लांटों का निर्माण किया है और आर्थिक क्षेत्र में इजराइल भारत के कुछ मुख्य आयातकों में से एक है। दोनों ही देश के आर्थिक संबंध बहुत ज्यादा अच्छे बने हुए हैं। भारत पाकिस्तान की बात की जाए तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे भारत पाकिस्तान की तो पहले से ही कट्टर दुश्मनी रही है स्टार्टिंग से ही। तो भारत का विभाजन 1947 में हुआ, फिर पाकिस्तान का जन्म हुआ। पाकिस्तान के साथ भारत के संबंध शुरू से ही कड़वे रहे हैं। कश्मीर मुद्दे की बात की जाए या फिर किसी भी चीज की बात की जाए तो वहां कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में टकराव रहता ही है। और 47 में ही दोनों देशों की सेनाओं के बीच में छाया युद्ध हुआ था और इसी छाया युद्ध में पाकिस्तान ने कश्मीर के एक बड़े भाग अनागृत कब्जा कर लिया था, जिसको हम पीओके यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के नाम से जानते हैं। अब सक्रिय सक्रिय रेखा, सियाचिन ग्लेशियर, सीमा पार आतंकवाद और कश्मीरी दोनों के मध्य मुख्य कारण यहाँ पर हम बात करते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहला आपका सिंधु जल नदी,
सिंधु जल संधि जो है आपकी 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता में दोनों देशों के बीच में एक नदी सिंधु नदी जल संधि हुई थी। इस पर पंडित नेहरू द्वारा जनरल आयुब खान ने हस्ताक्षर किए थे और विवादों के कारण इस संधि पर ठीक ठाक से अमल रहा था। उसके बाद दूसरा पॉइंट यहाँ पर देखेंगे, भारत का और पाकिस्तान का भारत पर हमला। 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया और तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। और इस समय भारत में अकाल की स्थिति में थी और हमारी सेना लाहौर के नजदीक पहुंच गई थी और संयुक्त राष्ट्र संघ के हस्तक्षेप से युद्ध को समाप्त किया गया था। उसके बाद में यहाँ पर हम बात करें, ताशकंद समझौता हुआ। ताशकंद समझौता 1966 में हुआ था। इस समझौते के दौरान क्या हुआ, भारत की ओर से लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान की ओर से जनरल आयुब खान जी हस्ताक्षर के लिए ताशकंद गए थे, जो कि सोवियत संघ के अंदर ही ताशकंद मौजूद है। और इसी दौरान लाल बहादुर शास्त्री जी की भी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद में हम बात करेंगे, जो मैं आपको ऊपर भी बता चुका हूं कि 20 वर्षीय मैत्री संधि हुई थी। तो इसमें बोला गया था कि 1971 में पाकिस्तान को चीन और अमेरिका से मदद मिली। इस स्थिति में श्रीमती इंदिरा गांधी ने सोवियत संघ के साथ में 20 वर्षीय मैत्री संधि कर ली थी और 1971 का युद्ध हुआ। और इस युद्ध के दौरान क्या बताया गया कि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ पूर्णव्यापी युद्ध छेड़ दिया और भारत विजयी हुआ। पाकिस्तानी सेना ने 9 और 90,000 सैनिकों के साथ में आत्मसमर्पण कर दिया और नए देश बांग्लादेश का उस समय उदय हुआ। यानी कि 1971 के अंदर भारत पाकिस्तान के युद्ध का परिणाम क्या निकला, एक नया देश बांग्लादेश अस्तित्व में आ गया। फिर आया शिमला समझौता। शिमला समझौता क्या था कि 1972 में शिमला समझौता हुआ, जिसमें भारत की ओर से प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की ओर से जुल्फिकार अली भुट्टो ने हस्ताक्षर किया और उसके बाद में शिमला समझौता कंप्लीट हुआ। उसके बाद में कारगिल युद्ध के बारे में आपने सुना होगा बहुत कुछ। 1999 के अंदर भारत ने पाकिस्तान से संबंध सुधारने की पहल की थी और दिल्ली लाहौर बस सेवा भी शुरू की थी। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ कारगिल युद्ध संघर्ष छेड़ दिया। कारगिल में अपने को मुजाहिदीन कहने वालों ने सामरिक महत्व के कई इलाकों जैसे कि द्रास, मास्को और बतालिक आदि पर कब्जा कर लिया और भारतीय सेना ने बहादुरी से इनके खिलाफ में इस इलाके को खाली भी करा लिया और ये युद्ध जो है कारगिल युद्ध के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की भारत यात्रा और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पाकिस्तान यात्रा दोनों देशों के बीच संबंध को सुधारने के लिए की गई, लेकिन पाकिस्तान की ओर से सीज फायर का उल्लंघन और आतंकवादी घुसपैठ की कार्रवाई ने दोनों देशों के संबंध में कटुता बना दी। उसके बाद 2016 का आतंकी हमला। 2016 में क्या हुआ कि 2016 में उरी में सेना मुख्यालय पर पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों द्वारा की गई आतंकी हमले ने जवाब में भारत की ओर से की गई सैन्य कार्रवाई ने दोनों देशों के मध्य कटुता और भी ज्यादा बढ़ा दी। उरी के अंदर जो हमला हुआ उसी को लेकर जो है भारत और पाकिस्तान के संबंध दोबारा से बेकार हो गए। और 2018 में आतंकी घुसपैठ की बात की जाती है। 2018 में पाकिस्तान ने क्या करा, इमरान खान के नेतृत्व में नव निर्वाचित सरकार के साथ भारत सरकार द्वारा किए गए शांति प्रयासों के बाद भी पाकिस्तान की ओर से निरंतर संघर्ष, विराम के उल्लंघन और आतंकवादी घुसपैठ के कारण दोनों देशों के मध्य संबंधों में सुधार की जो बात की जा रही थी वो संभावनाएं जो है बिल्कुल कम होती चली गई। और 2019 के अंदर आतंकी हमला। जनवरी 2019 में जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ के जवानों पर पाकिस्तानी आतंकियों द्वारा आत्मघाती हमला किया गया, जिसके जवाब में भारतीय वायुसेना द्वारा की गई कार्रवाई ने दोनों देशों के मध्य युद्ध की स्थिति की उत्पन्न की। यानी कि जो ये हमला हुआ इसी वजह से जो है क्या हुआ कि वहां पर और भारत को लेकर और पाकिस्तान को लेकर दोनों के बीच में युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई। इसके अतिरिक्त भारत ने पाकिस्तान को सन 1996 में सर्वाधिक वरीय राष्ट्र यानी कि MNFN का दर्जा भी छीन लिया था। भारत और नेपाल संबंध की बात करें, विवाद तो व्यापार को लेकर भारत और नेपाल के बीच में मतभेद था। चीन और नेपाल की दोस्ती को लेकर भी भारत चिंतित रहता था। नेपाल में बढ़ रहे माओवादी समर्थकों को भारत के लिए खतरा माना जाता है और नेपाल के द्वारा भारत विरोधी तत्वों पर कार्रवाई न की जाने के लिए भी भारत नाखुश है। नेपाल को लगता है कि भारत उसके अंदरूनी मामले में दखलंदाजी करता है, तो ये विवाद हमेशा बना रहता है। इसके अंदर सहयोग के मामले की बात करें तो विज्ञान और व्यापार के क्षेत्र के अंदर भारत में हमेशा सहयोग देता है। दोनों ही देशों के बीच में मुक्त आवागमन यानी कि बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी वीजा पासपोर्ट के ये लोग जो है भारत से नेपाल और नेपाल से भारत आ जा सकते हैं और भारत द्वारा कई योजनाओं में नेपाल की मदद भी की जा रही है। उसके बाद में आपका आता है भारत और भूटान। तो भारत और भूटान की बात करें तो भारत और भूटान के संबंध बहुत ज्यादा अच्छे हैं। भूटान भारत विरोधी उग्रवादियों को अपने यहाँ से भगा दिया, जिससे कि भारत को मदद मिली है और भारत भूटान में पनबिजली जैसी परियोजनाओं में मदद कर रहा है और वहीं भारत भूटान में विकास के लिए सबसे ज्यादा अनुदान भी देता है। अब उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर तो भारत और बांग्लादेश संबंध की बात आती है। भारत और बांग्लादेश संबंध में बात करें तो हजारों बांग्लादेशियों को भारत में अवैध रूप से घुसना, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जल बंटवारे की बात की जा रही है और बांग्लादेश द्वारा भारत को प्राकृतिक गैस का निर्यात ना करना और बांग्लादेश द्वारा भारत विरोधी मुस्लिम जमातों का समर्थन करना।
भारतीय सेना को पूर्व में जाने के लिए रास्ता ना देना। तो ये सारे के सारे विवाद के कारण है जो भारत और बांग्लादेश के साथ में बने हुए हैं। ये जमातों का आपने एक एग्जांपल लिया होगा, जब कोविड जब बहुत ज्यादा वो हुआ था तो उस समय कुछ जमात थे, मुस्लिम जमात थे, वो जो लोग आ गए थे और उनकी वजह से जो है कोरोना और ज्यादा बढ़ गया था। भारत और श्रीलंका संबंध की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो विवाद सबसे पहले तमिलों की स्थिति है कि 1987 में भारत द्वारा एक शांति सेना भेजी गई और श्रीलंका के लोगों ने अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप समझा इसको और भारतीय सेना को वापस भेज दिया गया। सहयोग की बात करें तो दोनों ही देशों के बीच में मुक्त व्यापार समझौता होता रहता है और श्रीलंका में आई सुनामी के दौरान भारत ने भी उसको बहुत ज्यादा मदद दी थी। उसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पे भारत और मालवीय संबंध की, तो यहाँ पर 1988 के अंदर श्रीलंका से आए हुए कुछ सैनिकों ने मालदीव पर हमला किया और मालदीव ने भारत से मदद मांगी और भारत ने अपनी सेना भेजकर मालदीव की मदद कर दी। मालदीव के आर्थिक विकास में भी मदद करता है भारत और भारतीय द्वारा समर्थन भी किया जाता है। मालदीव के पर्यटन और मत्स्य उद्योग पर भी भारत जो है इसको सपोर्ट करता है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर जो इसके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपके है भारत का परमाणु कार्यक्रम और भारत की परमाणु नीति। तो परमाणु कार्यक्रम की बात करें तो मई 1974 में पोखरण में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया और 1998 के अंदर वही पोखरण के अंदर भारत ने 5 परमाणु परीक्षण करके अपने आप को संपूर्ण रूप से परमाणु संपन्न घोषित कर दिया। और इसके बाद पाकिस्तान ने चगाई पहाड़ी पर भी परमाणु परीक्षण कर दिया और उसको अपने आप को भी उसने परमाणु शक्ति घोषित कर दिया। इन परीक्षणों के कारण क्षेत्र में एक नए प्रकार का शक्ति संतुलन बन गया और दोनों देशों पर अमेरिकी सहित कई देशों ने आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया। अमेरिका ने बोला भैया आप लोग अब अपने आप में ज्यादा बन रहे हैं तो आप अपने जो है परमाणु परीक्षण करते रहिए, हमारी तरफ से आपको कोई मदद नहीं मिलेगी। और उसी समय भारत ने 1968 के अंदर परमाणु अप्रसार संधि और 1995 के अंदर व्यापक परिसर निषेध संधि यानी कि सीटीबीटी ऐसी संधियों पर हस्ताक्षर नहीं किए क्योंकि इसे वो भेदभावपूर्ण मानता है कि आप लोगों ने तो हथियार बना लिए पर जब हमारी बारी आई तो आपने इस पर रोक लगा दी। उसके बाद में हमारा लास्ट टॉपिक है इसके अंदर भारत की परमाणु नीति क्या थी। तो भारत शांतिपूर्ण कार्य के लिए परमाणु का प्रयोग करेगा, भारत अपनी सुरक्षा और आवश्यकता अनुसार परमाणु हथियारों का निर्माण करेगा, भारत परमाणु हथियारों का प्रयोग पहले नहीं करेगा, भारत हथियारों का प्रयोग करने की शक्ति सर्वोच्च राजनीतिक सत्ता के हाथ में होगी। भारतीय विदेश नीति के बारे में राजनीतिक दल थोड़े बहुत मतभेदों के अलावा राष्ट्रीय अखंडता की बात करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की सुरक्षा की बात करेंगे, राष्ट्रीय हितों के मामले पर भी व्यापक सहमति की बात की जाएगी। और 1991 में शीत युद्ध की समाप्ति के बाद विदेश नीति का निर्माण अमेरिका द्वारा पोषित उदारीकरण जिसको हम वैश्वीकरण भी बोलते हैं इसको ध्यान में रखकर किया जाने लगा और क्षेत्रीय सहयोग को भी विशेष महत्व दिया गया। तो ये पूरा का पूरा ऑल ओवर जो चैप्टर था वो किस चीज के ऊपर बताता है आपको, ये बताता है कि भारत के विदेश संबंध कैसे रहे हैं, इंटरनेशनल रिलेशन जो हमारे भारत के रहे हैं उन सब चीजों के बारे में इसमें हमने जानकारी ग्रहण की। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आगे की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।